हेलो फ्रेंड्स, आज हम विलियम शेक्सपियर की पोएम द सेवन एजेस ऑफ मैन पर चर्चा करने वाले हैं। पोएम को स्टार्ट करने से पहले हम विलियम शेक्सपियर के बारे में जान लेते हैं। वैसे तो विलियम शेक्सपियर जो है वो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, लेकिन फिर भी इनके बारे में एक संक्षिप्त जानकारी मैं दे देता हूँ। इनका जन्म जो है वह 26 अप्रैल 1564 ईस्वी को हुआ था और इनकी मृत्यु जो है वह 23 अप्रैल 1616 को हुई थी। विलियम शेक्सपियर को फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कहा जाता है। इनको बार्ड ऑफ एवन भी कहा जाता है। विलियम शेक्सपियर जो है क्वीन एलिजाबेथ के काफ़ी नज़दीक थे और क्वीन एलिजाबेथ इनकी राइटिंग से बहुत ज़्यादा प्रभावित थी और हो सकता है कि इसी का प्रभाव जो है वह विलियम शेक्सपियर के ऊपर भी पड़ा, क्योंकि इनकी ज़्यादातर जो राइटिंग है उसके अंदर इन्होंने रॉयल सिचुएशन को क्रिएट किया है। शाही परिस्थितियों का ही ज़्यादातर वर्णन इन्होंने किया है। विलियम शेक्सपियर एक अच्छे ड्रामाटिस्ट थे, राइटर थे, नोवेलिस्ट थे, पोएट थे और इनसे भी बढ़कर के एक एक्टर भी थे। यानी कि ये एक वर्सेटाइल पर्सनैलिटी थी, बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। अब हम इनकी पोएम द सेवन एजेस के बारे में चर्चा कर लेते हैं। सेवन एजेस के बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। हमारी ये जो पोएम है द सेवन एजेस ऑफ मैन, ये आयम्बिक पेंटामीटर के अंदर लिखी गई है। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आयम्बिक पेंटामीटर का मतलब क्या है। आयम्बिक का मतलब होता है ऐसा फीट FEET। फीट का मतलब है चरण, यानी जिसमें दो मात्राएं हों। ऐसा चरण जिसमें दो मात्राएं हैं, लेकिन पहले वाली मात्रा जो है वो अनस्ट्रेस्ड होती है, यानी उस पर जोर नहीं दिया जाता। सेकंड वाली जो होती है वह स्ट्रेस्ड होती है, यानी उसको जोर दे करके बोला जाता है। इस चरण को जिसमें पहले अनस्ट्रेस्ड और उसके बाद में स्ट्रेस्ड आता है, उसे हम आयम्बिक फीट कहते हैं। पेंटामीटर का मतलब ऐसी पंक्ति जिसके अंदर ऐसे कुल मिलाकर के 5 फीट हो, ऐसी लाइन जिसके अंदर ऐसे कुल मिलाकर के 5 फीट हो, 5 फीट हो, यानी कि कुल मिलाकर के 10 सिलेबल हो, उसे हम पेंटामीटर कहते हैं। तो इस तरह कुल मिलाकर के आयम्बिक पेंटामीटर का मतलब है कि 5 आयम्बिक फीट वाली पंक्ति, 5 आयम्बिक फीट वाली पंक्ति जो है वह आयम्बिक पेंटामीटर होगी। फ्रेंड्स, हमारी ये जो पोएम है द सेवन एजेस ऑफ मैन, ये विलियम शेक्सपियर की रोमांटिक कॉमेडी एज यू लाइक इट से ली गई। एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि हमारी ये जो पोएम है द सेवन एजेस ऑफ मैन, ये विलियम शेक्सपियर की रोमांटिक कॉमेडी एज यू लाइक इट के एक्ट संख्या 2 और सीन संख्या 7 से ली गई है। द सेवन एजेस ऑफ मैन जो है वह एक मोनोलॉग है। मोनोलॉग क्या होता है? मोनोलॉग का मतलब होता है ऐसा स्पीच या ऐसा भाषण जिसे एक ही व्यक्ति बोलता है। वह व्यक्ति अपने मेंटल थॉट को, अपने मानसिक विचारों को जोर जोर से व्यक्त करता है, जोर जोर से बोलता है। वो अकेला भी बोल सकता है, किसी दूसरे से भी बोल सकता है या श्रोताओं से बोल सकता है। साथियों, यहाँ पर ये जो मोनोलॉग है द सेवन एजेस ऑफ मैन, ये जैक्स नामक व्यक्ति द्वारा ड्यूक सीनियर को बोला गया था। जैक्स बड़ा एक मज़ेदार करैक्टर है। जैक्स के बारे में मैं आपको बता दूं कि जैक्स जो है इसको मेलनकली जैक्स कहा जाता है। मेलनकली का मतलब होता है उदासीन, उदासी भरा हुआ। और दूसरी विशेष बात, इसको
सिनिकल फिलोसफर कहा जाता है। अब आप कहोगे ये सिनिकल फिलोसफर क्या है? तो भाई फिलोसफर तो आप जानते ही हो, फिलोसफर का मतलब होता है दार्शनिक। सिनिकल का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो दूसरे में केवल दोष देखता है, गुण दिखाई नहीं देते। मैं तो कहता हूँ आजकल 90% दुनिया ही क्या है, सिनिकल फिलोसफर बनी हुई घूम रही है। दूसरे के अंदर कोई अच्छाई हमें दिखाई नहीं देती, केवल और केवल क्या दिखाई देती है, बुराई दिखाई देती है। हमको यूं लगता है कि सारी दुनिया जो है वो स्वार्थ से भरी हुई है, बिना स्वार्थ के कोई काम नहीं करता। और इस पोएम का जो मुख्य स्पीकर है, जिसने ये स्पीच दिया है, मेलनकली जैक्स, यानी जैक्स नाम का व्यक्ति जो है, इसको सिनिकल फिलोसफर कहा जाता है। इसे स्वार्थी या दूसरों में दोष देखने वाला दोषदर्शी दार्शनिक कहा गया है कि इसको दूसरे में केवल और केवल क्या दिखाई देती है, बुराई दिखाई देती है। लेकिन अगर हम इस पूरी पोएम का एनालिसिस करें तो हमें यूं लगता है कि जैक्स जो है वह फिलोसफर ऑफ लाइफ है, जीवन का दार्शनिक है। उसे जीवन के बारे में, लाइफ के बारे में उसके जो विचार है वो बड़े प्रफाउंड हैं, बड़े गहन हैं, डीप है, बहुत ही गहरा चिंतन करता है। अब हम इस पोएम की एक एक वर्ड को, लाइन को नहीं, वर्ड को समझेंगे, क्योंकि भैया परीक्षा की दृष्टि से ये परीक्षा ही नहीं, मैं ये कहता हूँ आपकी लाइफ के लिए, कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट पोएम है। सो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं पोएम की फर्स्ट लाइन को। फर्स्ट लाइन कहती है, ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज। ऑल सारा, द वर्ल्ड संसार, ये जो संपूर्ण संसार है, इज ए स्टेज। स्टेज कहते हैं रंगमंच को, रंगमंच जहाँ पर नाटक का प्रस्तुतिकरण किया जाता है। जैक्स कहता है कि ये जो पूरा संसार है ये और कुछ नहीं है बल्कि एक स्टेज है, एक मंच है। एंड ऑल द मेन एंड वीमेन मियरली प्लेयर्स। मियरली का मतलब होता है मात्र। यहाँ पर एक वर्ड आया है विमिन, WOMEN, विमिन। इसका जो प्रोनाउंसिएशन है, इसका उच्चारण है, उसको थोड़ा सा ध्यान दें, क्योंकि ज़्यादातर इसको वुमेन बोलते हैं, तो ये वुमेन नहीं है। इसका जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वह है विमिन। एंड ऑल द मेन एंड विमिन मियरली प्लेयर्स। यहाँ प्लेयर्स का मतलब खिलाड़ी नहीं है, यहाँ प्लेयर्स का मतलब है अभिनेता या अभिनय करने वाला। ये संसार एक रंगमंच है और जितने भी मनुष्य हैं, जितनी भी महिलाएं हैं, वे केवल मात्र अभिनय करने वाले हैं। दे हैव देयर एग्जिस्ट एंड देयर एंट्रेंस। एग्जिस्ट का मतलब होता है प्रस्थान करना, लेकिन यहाँ पर एग्जिस्ट का मतलब प्रस्थान नहीं है। यहाँ एग्जिस्ट का मतलब है डेथ। दे हैव देयर एग्जिस्ट एंड देयर एंट्रेंस। एंट्रेंस का मतलब होता है प्रवेश करना, लेकिन यहाँ पर एंट्रेंस का मतलब है बोर्न, जन्म लेना। वे अपने हिसाब से या उनके अपने किरदार होते हैं, जिसके हिसाब से वो इस संसार रूपी रंगमंच के अंदर जन्म लेते हैं और समाप्त हो जाते हैं, मर जाते हैं। एंड वन मैन इन हिज टाइम प्लेज मैनी पार्ट्स। पार्ट्स कहते हैं भूमिकाओं को। और एक आदमी जो है वह अपने जीवन काल के अंदर अनेक भूमिकाएं अदा करता है। हिज एक्ट्स बीइंग 7 एजेस। एक्ट्स का मतलब है अभिनय, और उसके ये जो अभिनय हैं वे 7 अवस्थाओं में होते हैं। प्रथम स्टेंजा को एक बार फिर से मैं आपको संक्षेप में बता देता हूँ
कि जैक्स ये कहता है कि ये जो पूरा संसार है वह मात्र रंगमंच है और यहाँ पर जितने भी मनुष्य, जितने भी महिलाएं हैं, वे सभी मात्र अपनी अपनी भूमिकाओं को अदा करने के लिए आते हैं। वे यहाँ पर निश्चित समय पर प्रवेश करते हैं और निश्चित समय पर ही यहाँ से चले जाते हैं। यानी एक टाइम होता है जब उनका जन्म होता है और वो अपना रोल अदा करते हैं और उसके बाद में उनकी मृत्यु हो जाती है। और एक आदमी जो है वो अपने जीवन काल के अंदर, जैक्स कह रहा है कि अनेक प्रकार की भूमिकाएं अदा करता है और ये जो भूमिकाएं हैं वो 7 प्रकार की भूमिकाएं अदा करता है। हम इसका सेकंड स्टेंजा देखते हैं कि वो 7 भूमिकाएं कौन कौन सी हैं। एट फर्स्ट द इन्फेंट, इन्फेंट INFANT, इन्फेंट। इन्फेंट का मतलब होता है ए न्यू बोर्न बेबी, शिशु, नवजात जिसने अभी अभी जन्म लिया। ये उसकी पहली भूमिका है लेखक के अनुसार जब वो इस संसार के अंदर एंट्री करता है। एंट्रेंस, जहाँ पर मैंने आपको पिछले ही पेसेज के अंदर बताया था एंट्रेंस। एंट्रेंस का मतलब बोर्न, यानी पहली अवस्था, इन्फेंट अवस्था, शिशु की अवस्था, एक न्यू बोर्न बेबी की अवस्था, जब वो इस संसार के अंदर प्रवेश करता है। म्यूलिंग, MEWLING, म्यूलिंग। म्यूलिंग का मतलब होता है क्राई फीबली। क्राई फीबली का मतलब बहुत ही कमज़ोर सी आवाज़ के अंदर रोना। छोटा बच्चा जन्म लेता है तो वह धीरे धीरे सिसकते हुए रोता है। एंड प्यूकिंग इन द नर्सेज आर्म, प्यूकिंग PUKING, प्यूकिंग। प्यूकिंग का मतलब होता है वोमिट आउट मिल्क, उल्टी कर देना। उल्टी कौन सी? दूध की उल्टी कर देना। छोटा बच्चा अपनी धाय के, अपनी नर्स की बाहों के अंदर दूध की उल्टियाँ कर देता। ये है प्रथम स्टेज एक नवजात शिशु की, जो जन्म लेता है, सिसकियाँ भरता है, धीरे धीरे रोता है और अपनी धाय के आर्म्स के अंदर, बाहों के अंदर वह दूध की उल्टियाँ कर देता है। देन द वाइनिंग स्कूल बॉय, वाइनिंग, वाइनिंग का मतलब शिकायत करते हुए। स्कूल बॉय, स्कूल जाने वाला बच्चा। ये तो आपको ही पता है कि स्कूल जाते हैं ना तो रो रो के जाते हैं। कोई अपने आप अपनी इच्छा से स्कूल की तरफ नहीं भागता। भाई हम तो कहते हैं स्कूल में आओ, पढ़ो, आनंद लो, ये जीवन का एक भाग है जो दोबारा लौट के नहीं आएगा। लेकिन पता नहीं आपको यूं लगता है कि स्कूल नहीं, हम तो जेल के अंदर जा रहे हैं। तो यहाँ पर शेक्सपियर की दृष्टि देखिए कि शेक्सपियर जो है वह कितनी गहराई से सोच रहा है कि एक स्कूल जाने वाला लड़का जो है वो शिकायत करते हुए जाता है विद हिज सेचल, सेचल SATCHEL, सेचल। सेचल का मतलब है स्कूल का बैग, थैला। एंड शाइनिंग, शाइनिंग मतलब चमकते हुए। मॉर्निंग फेस, मॉर्निंग फेस जो है वह उसके इनोसेंट चेहरे के लिए आया है, मासूम चेहरे के लिए आया है। क्रीपिंग लाइक स्नेल, क्रीपिंग का मतलब होता है रेंगना और स्नेल का मतलब होता है घोंगा। वो घोंगे की तरह रेंगता हुआ स्कूल जा रहा है। उसका चेहरा जो है, स्कूल जाने वाले बच्चे का चेहरा वो बड़ा मासूम सा है, चमक रहा है। उसके कंधे पर बैग है, वो स्कूल की तरफ शिकायत करते हुए जा रहा है। और चाल, उसकी गति देखिए, घोंगे की तरह, मतलब पैर आगे नहीं जा रहे, पीछे की तरफ आ रहे हैं। इस तरह वो रेंगता हुआ सा चल रहा है। अनविलिंगली टू स्कूल, अनविलिंगली, अनविलिंगली का मतलब है अनिच्छा, इच्छा से नहीं जाता, उसे भेजा जाता है। कौन भेजता है? घर से माता पिता का प्रेशर होता है, भी जा, स्कूल जा। और कई बार क्या होता है, स्कूल में ऐसे अध्यापक होते हैं जो दूसरे दिन जाते ही पूछते हैं हाँ कल नहीं आया, और शुरू हो जाती है। इसलिए वो अनिच्छा से जाता है, जानबूझ कर नहीं जाता। अगर बच्चों को पूछा जाए आपकी इच्छा क्या है, आप कहाँ जाना चाहते हैं,
तो शायद वो घूमने के लिए जाना चाहते हो, गार्डन में, सिनेमा हॉल में, स्कूल में नहीं। स्कूल में कोई नहीं जाना चाहता। तो यहाँ शेक्सपियर की दृष्टि देखिए आप कि शेक्सपियर कहता है कि एक बच्चा शिकायत करते हुए स्कूल की तरफ जाता है अपने बैग के साथ में, उसका चेहरा चमक रहा है और चेहरे पर मासूमियत है, मॉर्निंग फेस है उसका, लेकिन वो चलता है घोंगे की स्पीड से, रेंगते हुए जा रहा है और अनिच्छा से जा रहा है, अनविलिंगली टू स्कूल, अनिच्छा से स्कूल की तरफ जा रहा है। यहाँ पर क्रीपिंग लाइक स्नेल जो है, यहाँ पर एक तुलना की गई है, एक लड़के की चाल की तुलना है वो घोंगे की चाल से की गई है। तो ये एक सिमली का बहुत ही सुंदर उदाहरण है, SIMILE, सिमली, सिमली का बेस्ट उदाहरण है, जहाँ पर लाइक का प्रयोग करते हुए दो असमान वस्तुओं के अंदर तुलना की जाती है। ये थी दूसरी अवस्था। पहली अवस्था शिशु की, नवजात शिशु की, दूसरी अवस्था स्कूल की अवस्था, स्कूल बॉय की अवस्था। अब हम इसके थर्ड स्टेंजा की तरफ बढ़ते हैं और साथ ही साथ तीसरी अवस्था की तरफ बढ़ते हैं। एंड देन द लवर, ये बड़ी अच्छे से समझ में आ जाती है आपको। लवर प्रेमी, LOVER, लवर प्रेमी या आशिक। शाइंग लाइक फर्नेस, शाइंग, शाइंग मतलब हीव डीपली, आहें भरता है। लाइक फर्नेस, फर्नेस का मतलब भट्टी की तरह, जैसे भट्टी में से गर्म लपटें निकलती है वैसे एक प्रेमी से गरम गरम आहें निकलती है। विद ए वोफुल बेलेड, वोफुल, वोफुल का मतलब होता है दर्द भरा, बेलेड का मतलब होता है गीत, जो अपनी प्रेमिका के लिए दर्द भरे सैड सॉन्ग सुनाता है, गाता रहता है। मेड टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रो, मिस्ट्रेस, मिस्ट्रेस, यहाँ मिस्ट्रेस का मतलब है बी लव्ड, प्रेमिका, आईब्रो का मतलब है भौहें। ये जो आप आँखों के ऊपर लाइनिंग देख रहे हैं इसको कहते हैं भौहों। वो अपनी प्रेमिका की भौहों को देख करके उसके लिए वो गीत गाता है और भट्टी की तरह आहें भरता है। देखो ये स्टेज आनी तो काफ़ी लेट चाहिए और शेक्सपियर तो ये कहता है कि ये जो स्टेज है वो स्कूल टाइम के बाद में आती है, लेकिन आजकल थोड़ा सा कलयुग है तो हो सकता है विपरीत चल रहा हो। अब हम चौथी स्टेज की तरफ पढ़ते हैं। देन ए सोल्जर, SOLDIER, सोल्जर। सोल्जर का मतलब वैसे तो होता है सैनिक, लेकिन विलियम शेक्सपियर की एक विशेषता भी है कि ये जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उनका अर्थ वो नहीं होता, कुछ अलग भी हो सकता है। तो यहाँ पर सोल्जर का मतलब जो है वो एक प्रैक्टिकल मैन से है, व्यवहारिक आदमी। पहले वो इन्फेंट होता है, शिशु होता है, उसके बाद में दूसरी स्टेज आती है स्कूल बॉय की, स्कूल बॉय के बाद में थर्ड स्टेज है लवर की, और उसके बाद में फोर्थ स्टेज है वो सोल्जर की है। सोल्जर मतलब ए प्रैक्टिकल मैन, एक व्यवहारिक आदमी बन जाता है। फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ्स, स्ट्रेंज, स्ट्रेंज कहते हैं अजीब को, ओथ्स, ओथ्स को कहते हैं वादे, प्रोमिसेस, जो क्या है अजीब प्रकार के वादों से भरा हुआ होता है। एंड बियर्डेड लाइक द पार्ड, बियर्ड कहते हैं दाढ़ी को, लाइक द पार्ड, पार्ड कहते हैं तेंदुए को। जैसे ही आप 3 स्टेज को पार करते हैं, चौथी स्टेज के अंदर जाते हैं तो आपके दाढ़ी आने लगती है, और दाढ़ी जो है वो तेंदुए की तरह छितराई हुई थोड़ी थोड़ी दाढ़ी आने लगती है। तब आपके अंदर इस दुनियादारी की समझ हो जाती है, व्यवहारिक ज्ञान हो जाता है। लेकिन इस उम्र के अंदर क्या होता है? जेलस इन ऑनर, जेलस, जेलस कहते हैं ईर्ष्यालु को, इन ऑनर, ऑनर कहते हैं सम्मान को। सम्मान प्राप्त करने के लिए आप ईर्ष्यालु हो जाते हैं। कैसे? आप ये सोचते हैं कि हर जगह मेरा मान सम्मान होना चाहिए, घर पे भी मान सम्मान हो। इस अवस्था के अंदर आप माँ बाप के साथ में थोड़े से क्या हो जाते हैं, अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। आपको यूँ लगता है कि माँ बाप है वो मेरी बात नहीं सुनते। तो यहाँ पर जेलस इन ऑनर, वो चाहता है, ईर्ष्यालु हो जाता है कि इसको ज़्यादा मान सम्मान मिल रहा है, इसको ज़्यादा मान सम्मान मिल रहा है, मेरे को इतना मान सम्मान क्यों नहीं मिलता। सडन एंड क्विक इन क्वारल,
क्वारल कहते हैं झगड़े को। सडन एंड क्विक, सडन एंड क्विक का दोनों का मिलाकर के मतलब है हमेशा तैयार रहना। और वो हमेशा ही क्या रहता है, झगड़े के लिए तैयार रहते हैं। पड़ोसी के साथ भी थोड़ी सी बात हो जाती है ना तो फट से कहता है ले डांग। समझौते वाली बात नहीं होती, वो सडन एंड क्विक इन क्वारल होता है, यानी झगड़े के लिए हमेशा ही क्या रहता है, तत्पर रहता है, तैयार रहता है। सीकिंग द बबल रेपुटेशन, बबल, बबल का मतलब है बुलबुला। जैसे बुलबुला जो है वो थोड़ी सी देर में क्या हो जाता है, फूट जाता है। रेपुटेशन, रेपुटेशन का मतलब होता है प्रतिष्ठा, मान सम्मान। सीकिंग का मतलब होता है तलाश करना। वह बुलबुले के समान प्रतिष्ठा को तलाशता है। इवन इन द कैनन्स माउथ, कैनन कहते हैं तोप को, CANNON, कैनन, कैनन का मतलब होता है तोप। लेकिन यहाँ कैनन का मतलब तोप नहीं है, यहाँ कैनन का मतलब है मौत, मृत्यु, डेथ। He has to die to get fame, honor. वो इतना तत्पर हो जाता है कि वह मान सम्मान के लिए, क्षणिक प्रतिष्ठा के लिए मौत के मुंह में जाने को भी क्या रहता है, तैयार रहता है। तो ये एक सोल्जर की लाइफ, चौथी स्टेज, जिसे हम एक प्रैक्टिकल मैन कह सकते हैं, एक व्यवहारिक आदमी भी कह सकते हैं। साथियों अब हम बढ़ते हैं इसकी 5वें स्टेंजा की तरफ। 5वां स्टेंजा कहता है एंड देन द जस्टिस, जस्टिस, JUSTICE, जस्टिस। जस्टिस का मतलब होता है न्यायाधीश। ये हमारी 5वीं अवस्था है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि शेक्सपियर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करता है जिनका वास्तविक अर्थ है वो भिन्न हो सकता है। तो यहाँ जस्टिस का मतलब न्यायाधीश है, लेकिन क्या सभी मनुष्य जो हैं वो अपने जीवन के अंदर न्यायाधीश बन जाते हैं? नहीं बनते। तो यहाँ जस्टिस का मतलब है ए लॉजिकल मैन, तार्किक आदमी बन जाना, किसी बात को अंधविश्वास के तरीके से नहीं मानना, उस पर तर्क वितर्क करना और सही गलत का फैसला करना। तो ये है हमारी 5वीं अवस्था जिसे हम एज ऑफ जस्टिस कहते हैं। इन फेयर राउंड बेली, फेयर राउंड बेली, बेली कहते हैं पेट को, फेयर राउंड का मतलब गोल मटोल। अब 5वीं अवस्था तक जाते जाते पहले इन्फेंट, दूसरी स्कूल बॉय, तीसरी लवर, चौथी सोल्जर, 5वीं अवस्था आती है जस्टिस की। और इस अवस्था तक पहुँचते पहुँचते आपका जो पेट है वह बाहर निकलने लग जाता है, गोल मटोल हो जाता है। विद गुड केपन लाइंड, केपन कहते हैं नर चूजों को और लाइंड कहते हैं ठूस करके भर लेना, पेट को ओवर ईटिंग करना, ज़्यादा खा लेना। ज़्यादा नर चूजे खाने की वजह से आपका जो पेट है वह गोल मटोल हो जाता है। विद आइज सीवियर एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट, सीवियर कहते हैं कठोर को, और आपकी जो आँखें हैं वह कठोर हो जाती है, यानी आप तार्किक हो जाते हैं। और आपकी जो दाढ़ी है वह फॉर्मल कट में आ जाती है। फॉर्मल कट का मतलब मैं आपको बता दूं कि एक उम्र होती है जब आपको शेविंग करने का शौक़ होता है। धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी उम्र ढलती जाती है तो आपको ये चीज़ें हैं वो उबाऊ लगने लग जाती हैं। तो यहाँ पर जो हमारी 5वीं स्टेज है उस तक जाते जाते आदमी जो है वो फॉर्मल कट के अंदर दाढ़ी रखने लग जाता है। फुल ऑफ वाइज सोज, SAWS, सोज, सोज का मतलब होता है प्रोवर्ब या कहावतें। फुल ऑफ वाइज, वाइज का मतलब होता है बुद्धिमतापूर्ण। और वह आदमी जो है वो बुद्धिमतापूर्ण कहावतों से भर जाता है। एंड मॉडर्न इंस्टेंस, इंस्टेंस का मतलब होता है उदाहरण। वो ऐसे ही नहीं मानता, जब उसके सामने कोई बात रखी जाती है तो वह बुद्धिमतापूर्ण तरीके से कहावतों से विचार करता है, तर्क करता है, और कहते हैं वह आधुनिक उदाहरणों को प्रस्तुत करता है। इंस्टेंस का मतलब उदाहरण, उदाहरणों को प्रस्तुत करता है। एंड सो ही प्लेज हिज पार्ट, और इस तरह वह इस संसार के अंदर अपनी भूमिका का निर्वाह करता है। ये है हमारी 5वीं स्टेज, जिसके स्टेज का नाम है जस्टिस, न्यायाधीश की अवस्था, जिसके अंदर आदमी जो है वह ज़्यादा खा लेता है, ज़्यादा ओवर ईटिंग करता है, जिसकी वजह से उसका पेट जो है वो गोल मटोल हो जाता है, उसकी आँखें जो है वह कठोर हो जाती है।
कठोर का मतलब वो आसानी से पिघलने वाला नहीं है। और उसकी दाढ़ी जो है वो फॉर्मल कट के अंदर आ जाती है। वह बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके की कहावतों से भरा हुआ होता है, आधुनिक उदाहरणों से भरा होता है, और इस तरह वह इस संसार के अंदर अपनी अवस्था का निर्वाह करता है। छठी अवस्था, द सिक्स्थ एज शिफ्ट्स इनटू द लीन एंड स्लीपर्ड पेंटालून। पेंटालून वैसे तो पजामे को कहा जाता है, स्लीपर्ड कहते हैं चप्पलों को, लीन LEAN, लीन का मतलब होता है दुबला पतला, थिन। शिफ्ट्स इनटू SHIFTSINTO, शिफ्ट्स इनटू का मतलब होता है चेंज होना, परिवर्तित हो जाना। छठी अवस्था जो है वह दुबले पतले चप्पलों वाले, ढीले ढाले कपड़ों वाले, पजामे वाले व्यक्ति में परिवर्तित हो जाती है। विद स्पेक्टेकल्स ऑन नोज, स्पेक्टेकल्स कहते हैं गोगल्स को, चश्मे को। उसकी नाक के ऊपर एक चश्मा चढ़ जाता है। एंड पाउच ऑन साइड, पाउच कहते हैं ये जो चमड़ी है, साइड की चमड़ी जो है वो ढीली पड़ जाती है, लटकने लग जाती है। उसकी जो साइड की चमड़ी है वो लटकने लग जाती है। हिज यूथफुल होज, होज होजरी से बना हुआ है, गारमेंट वेल सेव्ड, जो अच्छे से संभाल करके रखे हुए थे। ए वर्ल्ड टू वाइड फॉर हिज श्रंक शैंक, श्रंक SHRUNK, श्रंक, श्रंक का मतलब होता है सिकुड़ जाना, और शैंक का मतलब होता है पिंडलियां। हमारे जो घुटनों से नीचे का भाग होता है उसे हम शैंक कहते हैं। उसकी जवानी की जो गारमेंट्स होती हैं, उसके जवानी के जो कपड़े होते हैं जिनको वह बड़े संभाल कर रखता है, अब वो उसके बहुत ही ढीले ढाले से हो जाते हैं, क्योंकि उसका जो शरीर है वो काफ़ी सिकुड़ जाता है। एंड हिज बिग मैनली वॉइस टर्निंग अगेन टुवर्ड चाइल्डिश ट्रेबल पाइप्स, और उसकी जो भारी भरकम आदमियों वाली आवाज़ थी वो अब दोबारा परिवर्तित हो जाती है। किसमें? बच्चे जैसी ट्रेबल, ट्रेबल का मतलब होता है कंप कंपाते हुए, कांपने वाली पतली सी आवाज़ के अंदर। एंड विशल इन हिज साउंड, विशल मतलब सीटियाँ, और चूंकि उसके दांत वगैरह गिर जाते हैं इसलिए बोलते वक्त सीटियाँ बजती हैं। ये अवस्था छठी अवस्था है जिसे हम पेंटालून की अवस्था कहते हैं। अब हम बढ़ते हैं अंतिम स्टेज की तरफ, स्टेंजा 7, लास्ट सीन ऑफ ऑल, और इन सब के बाद अंतिम दृश्य। दैट एंड दिस स्टेंज इवेंटफुल हिस्ट्री। इवेंटफुल का मतलब है घटनाओं से परिपूर्ण, यानी इस अजीब घटनाओं से परिपूर्ण इतिहास को समापन कर देती है। इन सेकंड चाइल्डिशनेस एंड मियर ओब्लिवियन, मियर का मतलब होता है केवल, और ऑब्लिवियन का मतलब होता है मेंटल डिमिनिश, यानी कि विस्मृति की अवस्था। यानी आदमी अपने दूसरे बचपन के अंदर प्रवेश करता है और वह मानसिक रूप से भूलने लग जाता है। अब लोग कहते हैं आप उसे पहचानते हो, माँ आप उसे पहचानते हो, दादाजी उसे पहचानते हो, अब वो कुछ नहीं पहचानते। अंतिम लाइन है सेंज टीथ, सेंज आइज, सेंज टेस्ट, सेंज एवरीथिंग। सेंज टीथ, सेंज जो है वह एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है विदाउट या के बिना। सेंज टीथ का मतलब है दांतों के बिना, सेंज आइज आँखों की रोशनी के बिना, सेंज टेस्ट का मतलब है स्वाद के बिना, और सेंज एवरीथिंग का मतलब है प्रत्येक चीज़ के बिना। यह प्रत्येक चीज़ के बिना का मतलब ये हुआ कि अब वह व्यक्ति मृत्यु के निकट आ चुका है या मृत्यु हो जाती है। इस तरह वह अपने जीवन की घटनाओं का समापन करता है और इस संसार से विदा हो जाता है। ये है अंतिम अवस्था जिसे हम विस्मृति की अवस्था कह सकते हैं, जब आदमी जो है वह मानसिक रूप से हमारा जो सिनिकल फिलोसफर है
जिसका नाम जेक्स है, वह हमें मनुष्य की इन 7 अवस्थाओं के बारे में बताता है और प्रत्येक अवस्था का वो एक फिलोसफर की तरह, एक दार्शनिक की तरह इवोल्यूशन करता है, एनालिसिस करता है और वो हमें बताता है। मैं आपको फिर से 7 अवस्थाएं बता देता हूँ। हमारी फर्स्ट स्टेज जो थी वह थी इन्फेंट की, शिशु की, जिस अवस्था के अंदर एक बच्चा जो है वह म्यूलिंग और प्यूकिंग करता है। म्यूलिंग का मतलब भी मैंने आपको बता दिया था कि क्राई फीबली, बहुत ही कमज़ोर आवाज़ के अंदर होता है। और प्यूकिंग का मतलब वोमिट आउट मिल्क, वो दूध की उल्टियाँ करता है। जो सेकंड अवस्था थी वो थी स्कूल बॉय की, वाइनिंग स्कूल बॉय कि उसे ज़बरदस्ती जो है वह स्कूल भेजा जाता है, वह रो कर के अनविलिंगली जो है वो स्कूल की तरफ जाता है। जो थर्ड स्टेज थी वो है लवर की, प्रेमी की, जो कि भट्टी की तरह आहें निकालता रहता है और अपनी मिस्ट्रेस के लिए, बी लव्ड के लिए सैड सॉन्ग गाता है। जो फोर्थ स्टेज है वो है सोल्जर। सोल्जर जो अजीब प्रकार की वादों से भरा हुआ होता है, स्ट्रेंज ओथ्स उसके अंदर होती है और वो बबल रेपुटेशन को देखता है। हमारी जो 5वीं अवस्था थी वो थी जस्टिस की, न्यायाधीश की, जिसका पेट जो है वह बाहर की तरफ निकल जाता है, जिसकी फॉर्मल कट दाढ़ी होती है और साथ ही साथ वह आधुनिक विचारों से, उदाहरणों से और बुद्धिमत्तापूर्ण कहावतों से भरा हुआ होता है। हमारी जो 6ठी अवस्था है वो है पेंटालून की अवस्था। इस अवस्था के अंदर आदमी की चमड़ी है वो लटक जाती है, आँखों के ऊपर चश्मा चढ़ जाता है, दुबला पतला हो जाता है और उसकी जो जवानी की जो गारमेंट्स हैं जो रखी हुई होती है वो जो है वो अब उसके लिए बहुत ही ढीली पड़ जाती है। और हमारी जो अंतिम स्टेज थी वो है सेकंड चाइल्डनेसनेस, दूसरा बचपन, जिसे हम मियर अविलियन की स्टेज भी कह सकते हैं, विस्मृति की अवस्था कह सकते हैं, जहां आते आते आदमी जो है वो बिना दांतों के, आँखों के, बिना किसी स्वाद और बिना प्रत्येक चीज़ के हो जाता है। तो दोस्तों ये थी हमारी बेहद बेहद और बेहद रोचक पोएम द 7 एजेस ऑफ मैन। शायद आपको आनंद आया होगा, मुझे तो बहुत आनंद आया। तो इसी तरह वीडियो को देखते रहिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।